नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में एक अमूमन किस्म की जो रवायती किस्म की मारधाड़ तो गुज़िश्ता 24 घंटे में नहीं हो रही, किसी हद तक उसमें खामोशी है, किसी हद तक गन्स जो हैं दे हैव फॉलन साइलेंट। ये और बात है कि हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ जो है वो साबिक एक्स प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने नेशनल असम्बली के अंदर स्पीकर साहब से जो बहुत सख्त ज़ुबान में बात की, उस पर बहरहाल तहरीक इंसाफ बहुत भरम है। हुआ क्या था नेशनल असम्बली में, उसका एक छोटा सा सीन देखते हैं। जी शाहिद साहब, शाहिद खाकान साहब, आप बात कर रहे हो? नहीं, आप अपना लैंग्वेज, आप हमेशा जो है इस तरह बिहेव करते हैं। आप अपना आपको भी मैं वो काम करूंगा। आप अपने हाथ में रहें, आप भी अपने हाथ में रहें। आप जो है ना अपने हाथ में अपनी सीट पे जाएं, अपनी सीट पे जाएं। आप सीट बात सुने, बात करें ना। आप बात करें प्लीज, आप बात करें प्लीज। ये बात सही है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को इतने गुस्से में कम ही किसी ने देखा होगा। क्यों वो इतने गुस्से में है, ये बात ठीक तरह से समझ नहीं आ रही। लेकिन अब हुक्मरान जमात का रवैया और रद्दे और जो रिएक्शन है वो भी नहीं रुक रहा। उन्हीं के हल्के के मुखालिफ जो हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, उन्होंने ये कहा, स्पीकर साहब के सामने जाके उनको मारने की बात करना बिल्कुल गैर सियासी, गैर जमहूरी और गैर इखलाकी हरकत थी। मुतालबा करता हूँ शाहिद खाकान अब्बासी से कि किसी फोरम आने से पहले स्पीकर साहब से माफ़ी मांगे। मैं स्पीकर साहब से कहता हूँ शाहिद खाकान साहब पे पाबंदी लगाई जाए, जब तक वो कौम से माफ़ी ना मांगे उनको असम्बली का फोरम इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दी जाए। महज इतना नहीं है बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बाकायदा पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद जो हैं उन्होंने भी पोजीशन इख्तियार की। कल उनका रवैया खाकान अब्बासी तो लगता ही नहीं था कि वो प्राइम मिनिस्टर रहे। जो ज़बान उन्होंने स्पीकर के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की है वो मेरी ज़िंदगी की, सियासी ज़िंदगी की, मैं सबसे सीनियर आदमी हूँ, बदतरीन ज़ुबान है जो उन्होंने इस्तेमाल की है। लेकिन ये बात सिर्फ शेख रशीद साहब तक नहीं है। फवाद चौधरी साहब भी, डॉक्टर शहबाज गिल, सब अपनी अपनी जगह खाकान अब्बासी साहब के बारे में बड़ी सख्त पोजीशन जो है इख्तियार करते हुए गुज़िश्ता 24 घंटे में देखे गए। अगर एक तरफ सियासी अखाड़े में ये सूरत हाल है तो दूसरी तरफ एक ऐसी चुभती हुई खबर भी अब गर्दिश कर रही है जिसकी अहमियत शायद और चंद दिनों में वाज़ेह हुआ कि पाकिस्तान के नए जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं जनाब शौकत तरीन साहब, जब उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात की और उनसे वहाँ सवाल पूछा गया पॉइंटेडली कि गवर्नर स्टेट बैंक का क्या होगा, उनको आप हटाएंगे? उन्होंने कहा नहीं, हम गवर्नर स्टेट बैंक को नहीं हटा रहे। लेकिन उनका ये कहना कि गवर्नर स्टेट बैंक को नहीं हटाना है, ये भी बहुत मानाखेज इसलिए है कि शौकत तरीन साहब जो हैं वो मसलसल के कह रहे हैं कि इकॉनमी को 7-8% पे ग्रो करना होगा। इकॉनमी 7-8% पे कैसे ग्रो करेगी अगर इंटरेस्ट रेट ऊंचे और हाई रखे जाएंगे, जबकि दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट बहुत कम है? ये भी एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम बात करेंगे। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं जनाब अंदलीब अब्बास साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडर हैं, MNA हैं, मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में। वेरी वार्म वेलकम टू अंदलीब अब्बास साहिबा। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं PMLN के रहनुमा जनाब सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट, एंकर पर्सन, XMD पाकिस्तान टेलीविज़न जनाब मोहम्मद मालिक साहब। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब सेनेटर बहरामंद तंगी साहब। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट वंस अगेन। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, क्या वजह है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जिन्हें कूल समझा गया, जिन्हें रवायती तौर पे यही समझा गया कि वो ठंडे मिजाज के आदमी, गुज़िश्ता कई दिनों से पीपल्स पार्टी हो या तहरीक इंसाफ हो या स्पीकर नेशनल असम्बली हो, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आते हैं? क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया पीरज़ादा साहब। मेरा ख्याल है कि मैं चूँकि नेशनल असम्बली का मेंबर नहीं हूँ, मैं कल वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन जो मैंने फुटेज देखे हैं कल, चूँकि जब एक प्राइवेट मेंबर के तौर पर जब ये रेजोल्यूशन टेबल हुई है तो तवक्को कर रहे थे कि ये एक मामला अकीदे का है, ये एक बड़ा सेंसिटिव मामला था, सब चाह रहे थे कि हम इस पर बात होनी चाहिए, और वो शायद कह रहे थे कि कमेटी के सब बगैर कमेटी ऑफ द होल हाउस की बनाई जाए। चूँकि हुकूमत तो इस बात में डिटरमिन थी और स्पीकर साहब ने वही लाइन ली कि हुकूमत को दी, उसके बावजूद भी मैं तवक्को करता था कि वो शाहिद साहब ने कल खुद अपने उस बारे में कह दिया है, उन्होंने माजरत किया, उन्होंने कहा कि हम गुस्से में आगे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, एहतियात होना चाहिए था। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा माहौल पैदा हो जाता है कि एक जज्बाती कल का मसला था। ये आपको पता है कि जिस रेजोल्यूशन के ऊपर वो सारी पार्टी चाह रही थी कि बात करें, क्योंकि पाकिस्तान की सड़कें बंद थी, लोग सड़कों पर खड़े थे,
यहाँ कत्लेआम हो रहा था, फोर्स को मारा गया है, रिट्स खत्म हो गई है। कुछ दिन 3 दिन पहले हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल मुख्तलिफ था, एकदम उन्होंने एक बहुत बड़ी चेंज किया। तो सारे सिनारियों में उनका ख्याल था कि मैं बात करनी चाहिए। उस मामलात में ज़रा वो जज्बाती ज़रूर हुए हैं, लेकिन उन्होंने कल कह दिया है कि मैं ऐसा ना मैं करता तो बड़ा अच्छा होता। मेरा ख्याल उसके बाद ये बात ख़त्म हो जानी चाहिए थी, उन्होंने खुद जब कह दिया है तो इसके बाद ये बात खत्म हो जानी चाहिए। जनाब अंदलीब अब्बास साहब, अगर शाहिद खाकान अब्बासी सब कहते हैं मुझसे गलती हो गई है, मुझे गुस्सा आ गया था, मैं जज्बाती हो गया, नहीं होना चाहिए था, तो बात खत्म हो जानी चाहिए। आपकी पार्टी का हर बंदा इस पर पोजीशन ले रहा है। पहली बात तो ये है कि मैं नेशनल असेंबली में हूँ और जो बात स्पीकर साहब ने कही कि आप ऐसे ही करते हैं क्योंकि रिकॉर्ड पे आ चुका है, और मैं हैरान हूँ कि लोगों को समझ क्यों नहीं आती कि खाकान अब्बासी साहब का आप पिछले कुछ देर से रवैया देख कुछ हफ्तों से, कुछ दिनों से। नहीं, उससे पहले पिछले साल इन्होंने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके साबिक वज़ीर आज़म है, इन्होंने बेशुमार दफ़ा कहा है कि कोई मुझे एक थप्पड़ मारेगा मैं 10 मारूंगा, मैं ये करूंगा, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। फिर जब वो पीपल्स पार्टी के साथ शो कॉज नोटिस का हुआ, उन्होंने कहा जिस तरह इन्होंने फाड़ा है मैं भी इनकी बातों को ऐसे ही फाड़ूंगा। ये दिस इज़ हिज नॉर्मल लैंग्वेज। मैं शॉक्ड हूँ कि लोगों को असलियत क्यों नहीं पता। हम तो रोज़ असेंबली में देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा होता है। 2 दफ़ा हज़फ हुआ है इनका, एक दफ़ा असद उमर के वालिद के बारे में और एक दफ़ा फैसल वाडा के वालिद के बारे में। इन्होंने खड़े होके, साथ ख्वाजा आसिफ खड़े थे, ये हज़फ हो गया, लेकिन ये वीडियो पे रिकॉर्डेड होगा। और ये इनका, और दूसरी बात ये है कि अगर आपने माफ़ी मांगनी है तो आप जाके स्पीकर से मांगे, आप हवा में माफ़ी तो नहीं मांग सकते ना। अगर आप सीरियस हैं और आप वाकई समझते हैं कि आपने निहायत ही जिसको कहते हैं लोएस्ट तरीन हरकत की है, आप वहां गए। तो जब तक स्पीकर से माफी नहीं मांगेंगे मामला खत्म नहीं। उसके अलावा देखिए हो क्या रहा है, स्पीकर साहब कह रहे हैं जी आप अपने माइक पे जाके बोले ना, उनको मना कर रहे हैं, वो तो उनको कह रहे हैं माइक पे बोले, आपकी टर्न है। वो माइक छोड़ के आए हैं वहां सुल्तान राय बन के, और उन्होंने कहा जी ये वो उसके बाद चुप भी नहीं कर रहे। अच्छा मालिक साहब, असल में मास्क उतर गया हुआ है, ये असलियत है, क्योंकि अब इनको लग रहा है पीडीएम हो गई फेल, इनके सारे के सारे जो है। हो सकता है कोई और वजह हो जी, हो सकता है कोई और वजह हो। मालिक साहब, इसकी ये भी वजह हो सकती है कि एविएशन इंडस्ट्री शदीद क्राइसिस का शिकार है, तो ज़ाहिर है इतना क्राइसिस है एयरलाइन इंडस्ट्री में, तो ये भी मुमकिन है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब वैसे टेंशन का शिकार हों, जहनी दबाव का शिकार हों, इस वजह से वो गुस्से में आ रहे हैं। मोहित, पहली बात है कि मैं शायद तो 30 साल से ज़्यादा हो गया है मेरा अर्सा जब से मेरा ताल्लुक है। आई वॉज टोटली सरप्राइज, वेरी फ्रैंकली। लेकिन मैं अंदलीब से, उन्होंने अब माजरत जिस तरह की है, मैं अंदलीब से इस बात पे एग्री करता हूँ कि आई थिंक उनको ज़्यादा ग्रेशियस होना चाहिए। उनको चाहिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे जहाँ किस्सा हुआ है वहाँ आए, ग्रेसफुली कहें कि ठीक है व्हाट आई सेड वाज रॉन्ग, और अल्फाज वापस लेने। कोई अपनी रिग्रेट करने से छोटा नहीं होता, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई भी है, ये जज्बात नहीं होते। देखें, ये इस लिहाज से तो फिर एक आम आदमी जिसने पुलिस की वर्दी फाड़ी है वो भी कल को कहेगा कि जी मैं जज्बाती हो गया था, मैंने पुलिस वाले की वर्दी फाड़ दी। जब आप लीडरशिप रोल में होते हैं तो फिर जज्बात की लग्जरी आपके पास नहीं होती। आपने एक रोल मॉडल बनना होता है, आम आदमी ने आपसे सीखना होता है। अगर आप आम आदमी वाली लहजे बदलेंगे तो फिर यही होगा। लेकिन आई मस्ट ऐड, प्रॉब्लम ये हो गया है कि PMLN में भी और PTI में भी जो जितनी बदतमीजी करता है ना, वो उतना ही एंडेयर करता है अपने आप को अपनी टॉप पोजीशन। इमरान खान साहब को भी सबसे ज्यादा पसंद वो स्पोक्स पर्सन है जो बेहुदा जुबान इस्तेमाल करते हैं। मरियम नवाज साहिबा को भी वो आदमी ज्यादा लॉयल नजर आता है जो बदतमीजी करता है। ये एक नया न्यू नॉर्मल हो गया है जहाँ पे तहजीब जो सा है उसको एक वीकनेस समझा जाता है, और जो जितना चलाए बदतमीजी करे उतना उसकी लीडरशिप उसको बेहतर समझती है, ज्यादा लॉयल समझती है। ये एक अजीब कल्चर हो गया है जिसके जिम्मेदार ये दोनों की लीडरशिप है, बिकॉज इनके लीडर्स एक्सपेक्ट यू टू मिसबिहेव एंड देन कि आप उसको सीरियसली लेते हैं। ये बदलना होगा कल्चर। ठीक है, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा है कि उन्होंने कहा कि ठीक है जी मैंने गुस्से में कहा, लेकिन ये जवाब नहीं है। जितना मर्जी गुस्सा है, क्या मुझे कल को गुस्सा है तो मैं जाके अपने उस्ताद की बेइज्जती कर सकता हूँ? नहीं, ये जज्बात नहीं होते। आप लीडरशिप में हैं, स्टेटक्राफ्ट में हैं, नहीं ये कल्चर सारा, इसमें बहुत बड़ा हाथ। अच्छा मालिक साहब, मुझे खतरा है कि कहीं आप ब्रेक के बाद चले ना जाएं, बिकॉज मुझे पता है कि आप एक मीटिंग की जगह पे हैं। आप मेरे साथ हैं ब्रेक के बाद भी?
अभी मैं हूँ थोड़ी देर आप। अच्छा भाई मेरे साथ रुके जरा, मैं अंदर क्विकली योर रिस्पॉन्स टू इट, इससे पहले कि मैं सेनेटर बहराम दंगी साहब के पास जाऊं। वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी ने भी एनकरेज किया है, खान साहब ने भी गुस्से को, एग्रेशन को एनकरेज किया। खान साहब ने कभी भी अयाज सादिक को जाके कभी भी ये बातें नहीं की। नंबर वन, कभी किसी के बाप, किसी की बहन, वो ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि जो लोग एग्रेशन करते हैं आपकी पार्टी में नहीं, उनको तो खान ये साहब नहीं, लेकिन ये तो गंदी जुबान इस्तेमाल की है उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे। मैं कह रही हूँ वीडियोस निकाल लें आप, ये ऑन रिकॉर्ड है। आज कोई नहीं है, ये एक्सक्यूज कंडोन कोई नहीं कर सकता। वो ठीक है, वो कह रहे कंडोन नहीं। चलें, सेनेटर बहराम तंगी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में एक बड़ा भरपूर रेजोल्यूशन आज रहा, मीडिया की नज़रों में ज़्यादा नहीं आया, लेकिन एक बहुत ही कंसेंसस से फ्रांस की हुकूमत के हवाले से एक बड़ा मॉडरेट किस्म का, लेकिन कंसेंसस से, इत्तफाक से, जिसमें तहरीक इंसाफ भी थी, TLB थी, PPP भी थी, सब लोग थे, उन्होंने जो है एक रेजोल्यूशन वहाँ पे पास किया। क्या इसके नतीजे में हम ये तवक्को कर सकते हैं कि जुमे के दिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसने बाइकआउट किया हुआ है पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन का, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आएगी और PPP और PTI और PMLN के साथ मिलकर एक यूनानिमस पोजीशन लेगी उस रेजोल्यूशन के हवाले से? क्या हम ये तवक्को कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया पीरज़ादा साहब। मैं आई थिंक कि मेरा पहला शो है और मैं कोशिश करूंगा कि मुझसे आपको PTI का खुशबू ना आए। आपके सवाल के जवाब दूंगा। और आपका पहला शो हमारे साथ है, हमने आपको टीवी पे देखा हुआ है। मैं तकरीबन फॉर द लास्ट 20 ईयर्स और 41 ईयर्स मेरा पॉलिटिकल कैरियर है, तो मैं अल्लाह का शुक्र है कि समझता हूँ और अपने एंकर का सवाल का जवाब भी देना जानता हूँ। तो ये देखिए पीरज़ादा साहब, जो मेरी रिजोल्यूशन का ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो पीपल्स पार्टी हमेशा ये समझती है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में जब भी कोई इश्यूज आते हैं, नेशनल हो इंटरनेशनल हो, तो वो पार्लियामान के ज़रिए, उसका एक वाहिद रास्ता है कि पार्लियामान को रुजू करके उस रास्ते को यूटिलाइज करें। और वो भी जो अपोजिशन है, अपोजिशन लीडर है, उनके तावन से मुमकिन होता है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा जब ओथ लेने का वक्त आया था, तो लोग ओथ भी हमने इस मकसद के लिया है कि अगर ये हुकूमत कानून साजी में दिलचस्पी ले, इदारों की मजबूती के लिए, अवाम के लिए, मुल्क के लिए, तो वी विल सपोर्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। अभी जो रिजोल्यूशन टेबल करने जा रहे थे, तो इससे पहले हुकूमत की एक जिम्मेदारी बनती थी मॉरल और पॉलिटिकल, कि वो अपोजिशन की जो जितने जमातें उनको उसकी स्टेटस को तस्लीम करना पड़ेगा इमरान को। आज तक उसने अपोजिशन के स्टेटस को तस्लीम लेकिन नहीं किया है। PMLN ने कहा कि हम आएंगे। PMLN के ताल्लुकात अच्छे नहीं है PTI के साथ। PMLN ने कहा कि हम आएंगे इस रेजोल्यूशन पे, हम आके एक पोजीशन लेंगे, स्टैंड लेंगे। आप क्यों नहीं आ रहे? पीरज़ादा साहब, हर पार्टी का अपना मंशूर, अपना मैनिफेस्टो, अपना प्रोग्राम है और अपनी पॉलिसी होती है। मैं PMLN की बात नहीं करूं, मैं अपोजिशन की बात करता हूं। और जब उसने तमाम उसके साथ एग्रीमेंट करते वक्त अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया, जब उनके साथ उस पर बैन लगाने का वक्त आया तो उस पर अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया, जब उस पर गोलियां चलाई तो अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया, जब उसको उसके साथ मुज़ाकरात करने के लिए बात की तो अभी हम समझते कि ये जो PTI है ये पार्लियामान के पीछे छुपने की कोशिश न करे, बल्कि आज भी वक्त है। मैं समझता हूं कि ये मुल्क हमारा, हम सबका है और हमें आज सियासत नहीं करनी चाहिए। कल भी आपने देखा कि असेंबली में क्या हुआ, अपोजिशन हुकूमत आज भी सियासत करती हैं और ये सियासत का वक्त नहीं है। अगर ये होश के ना हो ले, अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। हुकूमत तो पार्लियामान, आप सियासत नहीं कर रहे। मालिक साहब को जरा आने दें इसमें। मालिक साहब, तंगी साहब का ख्याल है, एक मिनट मुझे दे दें। हुकूमत तो सियासत कर रही है, पीपल्स पार्टी की क्या स्ट्रेटेजिक थिंकिंग? देखिए इस पे मालिक साहब, पीपल्स पार्टी की क्या स्ट्रेटेजिक थिंकिंग या स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स है यहाँ पर असेंबली का बाइकआउट करने में इतने अहम इशू पे? देखिए, बड़ी अच्छी पॉलिसी है उनकी, क्योंकि उनको वोट नहीं करना पड़ता। ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है। कौन इस रेजोल्यूशन की हक में बोलता है, कौन खिलाफ बोलता है। जो रेजोल्यूशन को जरा क्रिटिसाइज करेगा उस पर इल्जाम लग जाएगा कि नामूसर रिसालत का मुखलिस नहीं है। अगर वो सपोर्ट करते हैं तो तब भी उल्टा हो जाएगा कि ये वेस्ट के एजेंट्स हैं। आई थिंक उन्होंने एक अच्छा, उनको पोलिटिकल एक्सक्यूज मिला है। उन्होंने बड़ी अक्लमंदी से पतली वाली गली से साइड पे हो गए और हमेशा PTI और PMLN इन दोनों ने राइट के वोट को हमेशा फोर्स किया। ये गए हैं उसके पीछे। पीपल्स पार्टी राइट, एक्सट्रीम राइट के वोट के पीछे नहीं गई। इनकी वोटर बेस है ही नहीं।
तो ठीक है, उन्होंने कहा जिस वोट बेस से हमें वोट नहीं मिलना, हम उसकी कंट्रोवर्सी में क्यों घुसे? नहीं, तो आपका मतलब है कि फिर ये फ्राइडे को, जुम्मे के दिन, पीपल्स पार्टी आएगी नहीं वापस ऐवान में इस रेजोल्यूशन पे? इस वक्त मुझे फ्रैंकली इस वक्त नजर नहीं आती वोट आते हुए। वो पहले देखेंगे कि ये नमीता है कि दोनों पार्टी कहाँ पे हैं। देखें, पीटीआई की लीडरशिप बॉर्न अगेन मुस्लिम्स हैं, जो मुस्लिम लीग नवाज वाले हैं वो हमेशा से राइट के साथ हैं, राइट ऑफ द सेंटर पार्टी है, उनका भी वोट बैंक वही है। इसलिए उन दो की सियासत वोटों से भी जुड़ी हुई है और इशू से भी। पीपल्स पार्टी का इसमें मिलता कुछ नहीं है। पीपल्स पार्टी को सिर्फ खोने का एहसास है, मुफ्त का डैमेज होना है। तो आई थिंक दे आर प्लेइंग गुड पॉलिटिक्स, अच्छी अकलमंदी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तंगी साहब, मेरी इतला तो ये है कि जुम्मे के दिन पीपल्स पार्टी आ जाएगी कुछ अपनी कंडीशंस रख के असेंबली के अंदर और इस रेजोल्यूशन का हिस्सा बनेगी। देखिए फिरज़ादा साहब, मैं पीपल्स पार्टी हमेशा अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में उस एजेंडे को रखते हैं और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाबंद है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों का। तो हम जो भी फैसला करते हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में करते हैं, और अगर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और सीनियर लीडरशिप समझती हैं तो मेरे ख्याल में कोई बात ऐड कर दूं। जी मालिक साहब, बात मुकम्मल करें, बिकॉज मैंने ब्रेक लेनी। आपको शेख रशीद साहब का याद होगा, शायद नदीम इंटरव्यू कर रहे थे उनका, जहाँ पे भी अलायंसेस की बात हुई तो उन्होंने कहा क्या टीएलपी के साथ आपका अलायंस हो सकता है? उन्होंने कहा जी हर चीज मुमकिन है। तो ये टीएलपी इसलिए मसला है, टीएलपी ने 22 लाख वोट लिया, पंजाब में 3rd लार्जेस्ट वोट गेटर थी 2018 में, और पूरे मुल्क में 5वें नंबर पे इनके वोट्स थे। इसके वोट बैंक को आप इग्नोर ना करें। कादिर मिज़्दी साहब का जो भी स्क्रीन हुआ, जो नहीं हुआ, लेकिन आपने देखा था जो जनाजा उनका हुआ था, घंटों के नोटिस पे पूरा मीनारे पाकिस्तान भर गया। इन सबको वो वोटर नजर आते, वो जो मजमा है वो वोट बैंक है। ये वोट बैंक ना एलिमिनेट कर सकते हैं और ना ही उसको किसी और तरीके से को समझ नहीं आ रहा हम करें क्या। ये अब फंसे हुए हैं बिकॉज मिस हैंडल हुआ है टीएलपी का इशू से, गवर्नमेंट से। और ये बात बिल्कुल ठीक है, जब गवर्नमेंट चाहती है सबको ये एक वेट, कल को अगर इसका कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे तो वो बढ़ जाए, वो जिनके ऊपर से हट जाए, जो होगा नहीं। अच्छा, मुझे ब्रेक लेने दीजिए। मुझे वैसे पूरी उम्मीद है कि जुम्मे के दिन जब सारी सियासी जमातें वापस आ जाएंगी और शायद पीपल्स पार्टी भी वापस आएगी पार्लियामेंट के अंदर, तो एक पुरअमन तरीके से सुलह सफाई से इस मसले पे एक करारदाद आएगी और इसका हल निकल पाएगा जो कि कौमी उमंगों के मुताबिक होगा। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पाकिस्तान की दाखिली सियासत के और इशूज़ की तरफ चलते हैं, खास करके मईशत पर भी नज़र दौड़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के इब्तदाइये में मैंने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो अभी शायद बड़ी खबर नहीं बनी, लेकिन उनमें पोटेंशियल बहुत है बड़ी खबर होने का। उसमें एक चीज़ वो है कि अब नए फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं कि वो ये चाहते हैं और वो समझते हैं, उनकी कोशिश होगी कि पाकिस्तान की मईशत 7 से 8% के हिसाब से ग्रो करे, यानी वो चाहेंगे कि मईशत में तेज़ी आए। दूसरी तरफ गवर्नर स्टेट बैंक हैं जिन्होंने इस मईशत में कई महीने तक इंटरेस्ट रेट जो है उसको 13.25 पे यानी 13.25 पर रखा, जबकि इस मुल्क में लोग हैरान इसलिए थे कि इसमें 80% अंदाजन जो कर्जे हैं वो सरकार ने उठा रखे हैं। प्राइवेट सेक्टर यहाँ कर्जों पे काम नहीं करता है और उसकी वजह से जाहिर है मईशत की ग्रो करने के रास्ते में बड़ी रुकावट थी। लेकिन गवर्नर स्टेट बैंक को लगता था कि इन्फ्लेशन का जो है वो बहुत खतरा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी भी 7% है, बढ़ भी सकता है। नए आने वाले फाइनेंस मिनिस्टर चाहते हैं कि ग्रोथ होगी। जब उनसे पूछा गया कि गवर्नर स्टेट बैंक का क्या होगा तो उन्होंने कहा नहीं, गवर्नर स्टेट बैंक को हटाने का कोई मंसूबा नहीं है। लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन चलेगा कैसे? जी अंदरी बाबा साहब, ये कॉम्बिनेशन कैसे चलेगा? मैंने सारी स्टेटमेंट तो आपके सामने रख दी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि गवर्नर स्टेट बैंक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। आपको भी पता है कि इस वक्त जो कोरोना के अंदर सारी मईशतें दुनिया की तबाह हो गई, यूके, इंडिया, यूएस, पाकिस्तान की मईशत ने 10% कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, -0.04 किया। सारी प्रेडिक्शंस सबकी थी कि जी इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो 13.25 से 11 हो जाएंगे, 7% हुए। सारी प्रेडिक्शंस थी रुपया 180 से 200 रुपये पे होगा, रुपया 150 रुपये पे है। सारी प्रेडिक्शंस थी कि जी ये इतना बड़ा खसारा जो छोड़ के गई है $20 अरब का, ये कभी भी करंट अकाउंट डेफिसिट इतनी जल्दी नहीं कवर होगा, स्पेशली कोरोना में जहां एक्सपोर्ट्स नीचे गई सारी दुनिया में, एक सरप्लस। तो गवर्नर की और शौकत तरीन की बन जाएगी अच्छी, बिल्कुल अच्छी बनेगी, क्योंकि इस वक्त जो गवर्नर साहब भी हैं उन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट इंट्रोड्यूस किया। आपको पता है कि तकरीबन 800 मिलियन वहाँ डॉलर्स जो है वो जमा हो गए, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुए। इस वक्त आपके रिजर्व्स, इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं आप डॉलर के ऊपर पता नहीं 6%। जी सो बिल्कुल। और उसके अलावा आप देखें ये जो आपकी लेकिन दुनिया में 1% भी नहीं मिल रहा मेरा ख्याल है।
इस वक्त तो आपको पता ही है कि दुनिया का हाल क्या है। दुनिया में तो ना लेने वाला ना देने वाला, कोलैप्स कर गई है इकोनॉमीज। पाकिस्तान की इकोनॉमी के इस वक्त रिकॉर्ड रिमिटेंसेस आई हैं। पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 46,000 पे गया है। अच्छा। पाकिस्तान का रुपया जो हुआ है वो 152 रुपए है। काउंटर व्यू भी मुझे लेने दीजिए। डॉलर गिर रहा है इस वक्त। आपको अब मेरी आवाज शायद आ रही होगी, पहले आपको मेरी आवाज नहीं आ रही थी। मेरा सवाल आपसे ये था कि गवर्नर स्टेट बैंक हैं कंजर्वेटिव, उन्होंने रखा हाई इंटरेस्ट रेट। शौकत तरीन साहब आ गए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, उनको प्राइम मिनिस्टर लेके आए हैं कि ग्रोथ चाहिए। वो कह रहे हैं 7-8% से इकोनॉमी को, मईशत को ग्रो करना चाहिए। कॉम्बिनेशन कैसे चलेगा गवर्नर स्टेट बैंक और शौकत तरीन? ये नहीं चलेगा। एंड आई थिंक आप देखेंगे सूनर और लेटर उनको जाना होगा, बिकॉज उनकी पॉलिसीज डायरेक्टली एट ऑड देम विद वन अनदर। अगर आपको शाहजेब वाला इंटरव्यू याद है जो तरीन साहब ने पिछले कुछ दिन पहले दिया था, जिसमें बड़ा क्रिटिसिज्म आया, असद उमर ने भी क्लैरिफिकेशन दी, बाकियों ने भी दी, इनकी दोनों की इकोनॉमिक आउटलुक बिल्कुल डिफरेंट है। ये लिबरल इकोनॉमी में बिलीव करते हैं, गवर्नर साहब का टोटली और है। और ये भी जो बात कर रही थी करंट अकाउंट डेफिसिट बिल्कुल नीचे आना चाहिए था। देखें, तरीका होता है कि आप कुछ चीज़ों को ग्रेजुअली करते हैं। अगर आप जो चीज़ें आप करना चाहते हैं जो 6 माह में या 1 साल में भी होती थी, अगर आप एकदम करेंगे, आपने उसका डैमेज क्या किया? आपने लोकल इंडस्ट्री तबाह हो गई। आप कोई नहीं कह रहा कि करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन मुझे एक छोटा सा सवाल मैं करता हूँ, अंजलि बैठी हुई है, आपने डेट रीप्रोफाइलिंग की मोहित, जिस वक्त इन्होंने शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में किया उस वक्त 13% शरह सूद। अब होगा क्या कि अगले 10 साल अब आप 7% इंटरेस्ट ले आए हैं, लेकिन जो आपने डेट रीप्रोफाइलिंग किया जो बिलियंस ऑफ हंड्रेड ऑफ टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज पर ईयर का बात है, उसके अंदर आप 13% पे इंटरेस्ट देंगे। सबसे बड़ा बात, इंटरनेशनल छोड़ दें, डोमेस्टिक डेट आपका बहुत बड़ा है, वो भी आपने जब रीप्रोफाइल किया उस पर भी आप 13% से आप सूद दे रहे हैं। इन्होंने किया क्या, जाके गए होंगे, मैं कॉन्वर्सेशन इमेजिन कर सकती हूँ कि वज़ीर आज़म को कहा होगा कि जी हमें इस साल देखें 6 बिलियन देना है, हम डेट रीप्रोफाइलिंग कर देंगे तो हमें सिर्फ 3 बिलियन देना होगा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा होगा बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल रीप्रोफाइलिंग करें। ये वज़ीर आज़म को किसी ने बताया होगा कि इस रीप्रोफाइलिंग से हमने अगले 10 साल में कितने 100 अरब ज्यादा देने। बड़ा सीरियस इशू है ये। जब ये इंटरेस्ट रेट 13% से लेके गए, ठीक है, मुझे बताएं कि उस वक्त हॉट मनी है जी इतने बिलियन आ गए, ठीक, तब में आपने सुनते जरा पीएमएलएन का भी मौकफ ले लें भाई, वो बिलियन सारे वापस निकल गए। और जहाँ तक बात हो रही है कि जी हमारा ये रोशन डिजिटल अकाउंट है, देखिए बहुत बड़ा एडवांटेज गवर्नमेंट को मिला जब कोरोना की वजह से, 2 वजहों से। एक, मिडल ईस्ट में ये बात चल रही है कि सऊदी अरेबिया और यूएई वगैरह वो ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो रिपैट्रिएशन होती है पैसे की उन मुल्कों से, उस पर एक टैक्स लगा दिया जाए। लोगों ने, बहुत से लोगों ने इसके लिए अपना पैसा वहां से निकाला, और बिकॉज ऑफ क्योंकि ट्रैवलिंग नहीं हो रही थी, हर किसी को बैंकिंग चैनल इस्तेमाल किया, ये बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ। अच्छा, अब जरा पीएमएलएन का, अब मुझे पीएमएलएन का इस पर पर्सपेक्टिव दे दीजिए। सेनेटर अब्बासी साहब, आप अब पीटीआई की परफॉर्मेंस इकोनॉमिक को कैसे देख रहे हैं, जबकि अब ये हुकूमत कोशिश कर रही है कि हम हाई ग्रोथ रेट लेकर आए, मईशत को बढ़ाएं, बिकॉज अब 2.5 बरस रह गए इलेक्शन को। एक तो पीरजादा साहब, क्या गारंटी है कि तरीन साहब को कुछ 6 महीने या साल कोई रहने देगा और काम करने देगा? जब भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जिसकी तारीफ की है, कुछ ही महीना बाद जो उसका हशर हुआ है, सबसे ज़्यादा जब यह हुकूमत आई थी तो असद उमर साहब की तारीफ किया करते थे और वो कहते थे कि हम एक ऐसी टीम ला रहे हैं, और मेरे पास एक इकनॉमिक इकानमी को ठीक करने के लिए ऐसी टीम है कि बेस्ट इस वक्त मेरे पास अवेलेबल होगी। फिर असद उमर साहब को हटाया गया और ये एलिगेशन लगाया गया कि वो परफॉर्म करने में नाकाम हो गए। फिर जनाब लाया गया शेख साहब को, सारे लोगों को पता था कि शेख साहब यहाँ क्या करेंगे और किसके कहने पे आए हैं और उन्होंने किस तरह करना है। उन्हें हटाने से कुछ ही देर पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनकी कितनी बड़ी तारीफें की हैं और किस तरह फिर उनको हटाया गया, और मिनिस्टर्स ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि वो डिलीवर करने में नाकाम हो गए। फिर उनको अहमद अजहर साहब को कुछ दिनों के लिए देना पड़ेगा। ये चीज़ें इसलिए कि हुकूमत कन्फ्यूज्ड है, वज़रा कन्फ्यूज्ड है, कैबिनेट कन्फ्यूज्ड है। किसी एक इशू को आप देख लें, एक वजीर और बात कर रहे होगा, उसी वक्त अगर टॉक शो में दूसरा वजीर बैठा होगा तो उसके बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहे होगा। कोई टीम वर्क नहीं है, कोई बैठकर कोई डिस्कशन नहीं हो रही है। आप FBI के चेयरमैनों का देख लें कि उनके साथ क्या शुरू हुआ है, किस तरह उनको बार बार हटाया गया है, किस तरह लाया गया है और किस तरह उनके साथ सलूक किया जा रहा है, जिसका सबसे ज़्यादा काम था जिन्होंने रेवेन्यू रिकवरी करनी थी। मुझे आप भी यकीन है कि ना ये कोई डिस्कशन हुई है। प्राइम मिनिस्टर ये सिर्फ फायर फाइटिंग के लिए तो कुछ बंदोबस्त कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब एक नैरेटिव बना देते। पाकिस्तान का बिजनेस जो पाकिस्तान में होना चाहिए था,
जो इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए थी दुनिया की वो बिल्कुल रुकी हुई है। बिजनेसमैन डरा हुआ बैठा हुआ है, कोई नैब के हाथों डरा हुआ बैठा हुआ है, ब्यूरोक्रेट्स इस वक्त मुल्क में कोई काम नहीं कर रहे, इन्वेस्टमेंट आ रही नहीं, माहौल ही नहीं है। जिस मुल्क की सड़कों पर इस तरह के मामलात हो रहे हों वहां आप समझते हैं कि दुनिया के कोई मुल्क आकर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है? कोई माहौल ऐसा इन्होंने नहीं बनाया। प्राइम मिनिस्टर साहब की सारी गुफ्तगू आप देख लें, उनके सारे स्पोक्समैन की आप गुफ्तगू देख लें, सिर्फ गाली देना, इल्जाम लगाना, पगड़ियां उछालना, लोगों के जो बिजनेसमैन इस मुल्क का जेन्युइन भी अगर कोई बिजनेस करना चाहता था उसके साथ अगर ये सलूक होता है तो वो आकर इस मुल्क में इन्वेस्ट करेगा। ये जो नैरेटिव है, इसको, ये जो कहानी है आपके बारे में कि भी नालायक हुकूमत है, डिलीवर नहीं कर सकी, इसको ऑपोजिशन ने खासी कामयाबी से सेल कर दिया। हकीकत है या नहीं? तो जब ये वो कहते हैं तो उसमें लोग बिलीव कर लेते हैं। इस कहानी को, इस नैरेटिव को आप कैसे बदलेंगे? अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो कुछ भी हमारे साथ बुरा हुआ है वो हमारी वजह से हुआ है, जो अच्छा हुआ है वो कोरोना की वजह से हुआ है। ये दिस इज अमेजिंग। खैर एनीवे, ठीक है, कोई बात नहीं। ये अबानी साहब का जवाब मैं एक सवाल करती हूँ। हाईएस्ट सीमेंट सेल्स हैं हिस्ट्री की, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है, गाड़ियों की कभी इतनी सेल नहीं हुई, कभी इलेक्ट्रॉनिक्स की इतनी सेल नहीं हुई, कभी आपकी जिसको कहते हैं एक्सपोर्ट्स इतनी नहीं बढ़ी, फिर कहते हैं जी इकोनॉमी नहीं चली। देखिए, हर स्टेज होता है इकोनॉमी का। जिस वक्त हफीज़ पाशा साहब थे, इकोनॉमी आईसीयू में आई। हमारे पास ये लिखा हुआ है, मेरे पास, मूडी ने नेगेटिव और रिस्की करार 2018 में हमें मिली, आईसीयू में थी। उस वक्त आपको एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी, स्टेबलाइजेशन की तरफ जाना होता है कि मुल्क बैंकरप्ट ना हो जाए। बैंकरप्सी पे था, सिर्फ 2 हफ्ते के रिजर्व छोड़ के ये गए थे। तो उसके बाद हमने उसको स्टेबल किया। कोरोना आ गया, सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, शहबाज शरीफ भागा हुआ आया कि अब तो मुल्क गया तो मैं जाके कब्जा कर लूंगा। वो उल्टा हो गया, डॉलर स्टेबल हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म हो गया, आपकी एक्सपोर्ट्स ऊपर चढ़ गई, आपकी रेमिटेंसेस हाईएस्ट हो गई, आपकी इंडस्ट्री चल पड़ी, आपकी पिक्चर टोटली पॉजिटिव है। मालिक साहब की जब स्टेबल हो गई है, अब अगले 2 साल हमने इसको ग्रो करना है। अब उसको जब ग्रो करना है तो उसके लिए एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी चाहिए। उसके लिए हम जब तरीन साहब को लेके आए हैं कि अब स्टेबल हो गई है, बिकॉज जब स्टेबल करना होता है आपको ऑब्वियसली यू नीड अ प्योर इकोनॉमिस्ट। ठीक है, तो वो हफीज साहब प्योर इकोनॉमिस्ट थे। इकोनॉमिस्ट बहुत एकेडमिक होता है। यार मोहित, आई वांट टू से समथिंग। आप कहते हैं जल्दी से, वैसे बारी उनकी है अपना बहरामंद साहब की, लेकिन जल्दी व्हाट अंजलि ये कह रही है कि हर गवर्नमेंट को एक्चुअली 4 फाइनेंस मिनिस्टर्स चाहिए। नहीं, आप दे दे। मैं इस पर जवाब दूंगी, मुझे एक जुमले का जवाब देना चाहिए। अभी तो मालिक ने बोला ही नहीं है, वो कह रहे कि 4 प्राइम मिनिस्टर। नहीं, सुन ले। इनका मतलब ये था कि एक फाइनेंस मिनिस्टर चाहिए जो पिछलों का हिसाब पूरा करेगा, फिर एक स्टेबलाइज करेगा, फिर तीसरा ग्रोथ करेगा, फिर चौथा ले आएंगे कि इलेक्शन की हमें इकोनॉमिक पॉलिसीज और चाहिए। इस तरह नहीं होता। फाइनेंस मिनिस्टर वही होता है जो 5 साल के लिए इकोनॉमी का प्लान बना के चला सके। हमें बताया जाता है कि सबसे ज्यादा लोन्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ। सबसे ज्यादा लोन्स किसके जमाने में लिए गए? पीपल्स पार्टी के जमाने में। हफीज शेख क्या थे? उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे। दोनों फाइनेंस मिनिस्टर ये पीपल्स पार्टी के लेके आए हुए हैं जो वहां पे पहले रहे हुए हैं। पहले तो मुझे ये बता दें, इनके पास बंदा कोई नहीं इनको मिलता है। जिन लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं वो जो उनको बना दिया है रेवेन्यू का SAPM साहब, वकार मसूद साहब, ही वाज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑल अलोंग। वो इसहाक डार के राइट हैंड मैन थे। वो रेवेन्यू पे बिठा लिया, पीपल्स पार्टी के साथ भी थे, उनको ले आए हैं। ये क्या बातें कर रहे हैं? फिर इनको 4 फाइनेंस मिनिस्टर चाहिए। ये जुलूस तो नहीं निकाल रहे कि जुलूस में एक बंदा होता है जो जुलूस इकट्ठा करता है, एक बंदा होता है जो असेंबली तक नारे लगवाता है, फिर तीसरा लीडर आके तकरीर करता है। ये सियासी जुलूस से निकल रहा है भाई। ये फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं। अच्छा, मेरे साथ रहिए। मैंने ब्रेक भी लेनी है, लेकिन मैं सेनेटर बहरामंद को मैं मुखातब करके दो लाइनें बिल्कुल ये कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस हो ना हो, ये कह रहे हैं कि अगर फॉरेन करेंसी अकाउंट फ्रीज कर दे और मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए, उसको फाइनेंस मिनिस्टर को हटाना नहीं है। वो समझी है, अगर वो डॉलर फेंक के आप आर्टिफिशियली एक्सचेंज करें और आपकी एक्सपोर्ट 26 से 20 पे कर दे, उसको हटाना नहीं है, क्योंकि वो समझी है। आप 7 साल वही फाइनेंस मिनिस्टर रखें क्योंकि वो समझी है, उसने बेड़ा गर्क हो गया, समझी है, वो भगौड़ा हो गया, इश्तिहारी हो गया, मुल्क से मफरूर हो गया, लेकिन उसको हटाना नहीं है। वो समझी है, क्योंकि आपने ये नहीं कहना कि जी 4 फाइनेंस मिनिस्टर आए। मैं कहती हूँ जवाब दिया, वो तो मुझे ये बताएं कि ब्रेक्सिट में 47 एग्जीक्यूटिव्स वर चेंज्ड इन 1 ईयर ऑफ डिफरेंट पोजीशंस। तो उस वक्त तो कोई नहीं बोला।
तो आपकी ब्रेक में अच्छा मजबूर मालिक साहब, आप टीवी के बंदे, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। सर ब्रेक तो मुझे लेने दें, लाइव प्रोग्राम है भाई, लाइव प्रोग्राम है। मैं आप मेरे साथ रहे ना, मेरे साथ रहे मालिक, प्लीज मुझे ब्रेक लेने दीजिए। मैंने सेनेटर बहराम तंगी को भी लेना है। बहरा साहब आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे पास, आई एम सॉरी आपको ले नहीं सका। ब्रेक के बाद आपसे भी शुरू करता हूं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। बहुत अच्छे और बहुत मजबूत बोलने वाले और बड़े स्ट्रांगली ओपिनियटेड लोग मेरे साथ हैं, और इसी वजह से जब लड़ाई शुरू होती है पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन ऑपोजिशन, तो पीपीपी दरमियान में रह जाती है। सेनेटर साहब, लेकिन जब मैं डिस्कशन सुन रहा था तो मुझे ख्याल आया कि शौकत तरीन साहब को आप भी लेकर आए थे, डॉक्टर हफीज शेख को आप भी लेकर आए थे, और अभी भी जो कहा जाता है कि जो मुल्क में जो चीनी की कीमत ऊपर गई है उसकी बहुत बड़ी वजह है कि शुगर केन की प्रोडक्शन को मैनेज नहीं किया सिंध की हुकूमत ने, और उसके बाद शुगर केन पंजाब से पहुंच गया सारा सिंध में, जिसकी वजह से चीनी की कीमतें स्काई रॉकेट कर गई हैं। लेकिन जब डिबेट होती है हुकूमत ऑपोजिशन की तो आप उसमें बच जाते हैं, हालांकि हुकूमत आप भी कर रहे हैं सिंध के अंदर। क्या कहेंगे आप? मोहित, अगर मैं रिक्वेस्ट करूं, मेरा टाइम इन तीनों को दे दे। मैं सुन रहा हूं आपकी, और आपकी बहुत अच्छा तज्जिया है, तो मेरे लिए खुशी होगी कि आप इनको टाइम दे दें। हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन सर साहब ये जो नहीं मेरी खुशी है, मैं वो तो करता हूं उधर से सेनेटर वासिफ साहब ने और आफ्टर बिफोर यू चेंज योर माइंड, मैं इसमें बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूं कि बड़ा ग्रेस दिखाया तंगी साहब आपने, और बड़ी मेहरबानी। तो पिरजादा साहब हमसे पूछे। नहीं ठहरे वो ये समझ रहे हैं कि मालिक साहब जो हैं वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं, वो क्या कैसे समझते हैं? मालिक साहब ने तो पहले कहा, देखिए शौकत तरीन साहब उस वक्त आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे, हफीज शेख। मालिक साहब हमेशा इंडिपेंडेंट अपनी राय देते हैं, वो रिप्रेजेंट नहीं करते किसी को। जी लेकिन तंगी साहब इसका तो बता दें, ये जो शुगर क्राइसिस में ये कहा जाता है, ये छुप जाती है बात कि शुगर केन प्रोडक्शन आपकी कम हुई सिंध में, और पंजाब का गन्ना वहां चला गया, जिसकी वजह से कीमत शुगर के ऊपर चली गई है। देखिए, इस सवाल का जवाब से पहले मैं आपको अंदलीब के एक सवाल का जवाब देता हूं। जब उसने इतनी तरक्की किया और इकानमी को इतना मजबूत किया, तो 3 बातों का मैं भी जवाब चाहता हूं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब आज से 1.5 महीने पहले खड़े होके उसने कहा कि न मुझे मईशत का पता है, न मेरे पास टीम है, न मैंने कोई तैयारी की है। एक सवाल ये। नंबर दूसरा सवाल ये है कि फिर जब इकोनॉमी इतनी मजबूत थी तो फिर हफीज शेख को क्यों हटाया, फिर मतलब कि 4 फाइनेंस मिनिस्टर को क्यों लाया, और फिर तीसरी जो बात है कि इतनी तरक्की की इकोनॉमी ने, तो फिर आप पाकिस्तान के जनरल मासेस को अभी तक कौन से सेक्टर में रिलीफ मिला है? वो कौन सा सेक्टर है जिसमें पाकिस्तान के गरीब आवाम को रिलीफ दिया है और आवाम आज मुतमईन है? आप जिस सेक्टर में जाएं, जहां पर भी जाएं, पाकिस्तान के गरीब आवाम अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते हैं। तो ये मैं समझता हूं कि फेलेवर हैं, और रिस्पॉन्सिबल ओनली द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर समझते हैं कि मैं वज़रा की तब्दील करूं, मैं आवाम को गुमराह करूं और इनको कहूं कि ये वजीर की फेलेवर हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि तमाम पॉलिसीज प्राइम मिनिस्टर की होती हैं, और इन तमाम जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ, पाकिस्तान के इदारे तबाह हो गए, इन तमाम चीज़ों के जिम्मेदार जो है वो सेलेक्टेड नालायक नाअहल प्राइम मिनिस्टर है। माशाल्लाह, ठीक है, नालायक है प्राइम मिनिस्टर। जनाब अंदलीब बाबा साहब, देखिए सबसे पहली बात इन्होंने कही कि जी वो ये पुराने लोग हैं। हमेशा आप, और ये हर जगह है, क्योंकि आपको पता है द फिश रॉट्स फ्रॉम द टॉप। अगर ऊपर बेईमान आदमी होगा, नीचे जितना मर्जी आप टैलेंट रखते हैं नहीं कामयाब होगा। यही लोग, आपको पता है, जब इनके ऊपर कोई सही बंदा होता है, और हम सब ऐसे इदारों में काम कर चुके हैं, जब ऊपर बंदा गलत होता है नीचे काम नहीं होता। ये लोग इतने बुरे नहीं होते। अगर कोई हार्वर्ड से इकोनॉमिक्स करके आया हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि वो सही नहीं है, लेकिन अगर उसको वो एम्पावरमेंट और वो नहीं मिलेगी, वो नहीं करेगा। पहली बात। दूसरी बात, मैं ये कहती हूँ कि इस मुल्क के अंदर हमेशा डायनेस्टिक पॉलिटिक्स रही है। लोग चेंज नहीं होते, क्योंकि आपकी रिश्तेदारियां होती हैं, आपके शेयर्स होते हैं करप्शन के अंदर। ये अगर खान साहब अगर बंदे को मेरिट पे देख के कि जी ये इसने इतना काम कर दिया है, अब ही इज नो लॉन्गर यूजफुल फॉर द नेक्स्ट स्टेज, यही मेरिट होता है। मैंने आपको पहले भी कहा कि 14 प्राइम मिनिस्टर बदले आपने, ब्रेक्सिट में, लंदन में,
और आपने 47 एग्जीक्यूटिव 14 प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बदले ब्रेक्सिट के दरमियान। डेविड कैमरॉन गया, नहीं मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद टेरेसा मे गई, और अब ये बोरिस जॉनसन है तीसरा प्राइम मिनिस्टर। जरा मुझे मेहरबानी करके रिस्पॉन्ड करना है। तीसरा हुआ ना, नहीं 3 प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा प्राइम मिनिस्टर के साथ माफिया बैठी है। पोजीशंस बदली हैं उन्होंने, क्योंकि ब्रेक्सिट की डील जो थी वो ठीक नहीं हो रही थी। तो उस पे तो आपने कुछ नहीं कहा, सिर्फ क्योंकि यहाँ है कि जी आप पिछले 25 साल से वही शहबाज शरीफ देख रहे हैं, 35 साल से आप वही इसहाक डार देख रहे हैं, वो मफरूर हो गए, वो भगौड़े हो गए, उनको अगवा किया गया, यही शक पाकिस्तान की 74 साल तारीख में मालिक साहब और अब्बासी साहब, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अगले 2.5 बरस में इकोनॉमी ठीक कर दी, हाउसिंग को आगे बढ़ा दिया, हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इलेक्शन तो जीतने के फिर भी चांसेस होंगे। मुझे सिर्फ एक 30 सेकंड दे दिया इंटरप्रेट, मैं 2 बातों के जवाब देना चाहता हूँ। अंदरीब ने 2 दफा ब्रेक्सिट की एग्जाम्पल, ये गलत एग्जाम्पल है। ब्रेक्सिट का इशू ही टोटल इकोनॉमिक इशू था कि क्या फाइनेंशियल सक्सेस होंगे यूरोप के साथ, इंग्लैंड के, क्या होगा सारा का यूके के। जब वो ब्रेक्सिट में वो पॉलिसी चेंज हुई तो उसके मुताबिक फिर तमाम न्यू थॉट प्रोसेस के लोग आने थे, इसलिए उस चेंज को एक फाइनेंस मिनिस्टर की फायरिंग से जोड़ना गलत, तो पूरा निज़ाम बदला था। तो ऑब्वियसली उसके जो से उस पुराने निज़ाम के सर, हम भी तो निज़ाम तो ये भी तो यही कह रहे हैं ना कि हम नया पाकिस्तान बना रहे हैं, नया निज़ाम लेके आ रहे हैं हम। 30 सेकंड सुन लीजिए मेरी बात। दूसरी बात ये है कि कोई यहाँ पे इसहाक डार को नहीं डिफेंड कर रहा, मैं उनका सबसे बड़ा नाकिद रहा हूँ। मेरा तो एतराज यही है कि जब इसहाक डार साहब तो चले गए बाहर, भाग गए, वॉट एवर द रीजन, आप ही उनके राइट हैंड बंदों को ला रही है ना। वकार मसूद का मुझे एक्सप्लेन कर दें कि उनका कौन सा क्राइटेरियन है, किस बेसिस पर वकार मसूद को लगाया, और अगर पीपल्स पार्टी की इकोनॉमिक पॉलिसी जितनी बुरी थी उन्हीं के लोगों को आपने क्यों लगाया? वो जरदारी की और नवाज सुन लेना भाई, मेरी बात सुन लेना दिलीप, मुझे 10 सेकंड दे दें फिर आप बोलते रहिएगा। मेरे 3 सवाल हैं कि आप मुझे बता दें हफीज शेख का पहले ट्रैक रिकॉर्ड में कौन सी सक्सेस थी जिसकी बेसिस पे अब लगाया, वकार मसूद की क्या थी, यही नदीम बाबर साहब थे, यही हफीज शेख थे। जब मैं इन पे क्रिटिसिज्म करता था तो प्राइम मिनिस्टर यूज्ड टू नब मी पब्लिक मीटिंग्स में भी, और मैं कहता था आप गलत कर रहे हैं। नदीम बाबर अचानक क्यों चेंज हो गया? एनर्जी तो आपकी जबरदस्त चल रही थी, वो तो ब्रिलियंट आदमी था, कल तक हफीज शेख भी ब्रिलियंट था, झटका कर दिया। चले जी हफीज शेख आपने कह दिया सेकंड मालिक साहब जरा मैं क्विकली, इससे पहले कि अंदरीब आप अपने जवाब दें, मैं जरा सेनेटर अब्बासी साहब को ले लूं। सेनेटर अब्बासी साहब, खतरा तो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगले 2.5 बरस में इमरान खान हाउसिंग और ये हेल्थ पे डिलीवर करके एहसास प्रोग्राम के जरिए, खतरा ये है कि इलेक्शन जीत जाए, फिर क्या होगा? हो सकता है चीजें टर्न अराउंड कर जाए। अल्लाह करे, हमें ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में जिस तरह उन्होंने लोगों को सब्ज़ बाग दिखाए थे, जिस तरह उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा, मैं गुर्बत ख़त्म करूँगा, मैं महंगाई को ख़त्म करूँगा, मैं इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेके आऊँगा, मैं इस मुल्क के अदारे ठीक करूँगा, मैं इस मुल्क की गवर्नेंस के इशू ठीक करूँगा, मैं डैम बनाऊँगा, मैं नौकरियाँ लेने के लिए बाहर से लोग आएंगे, मैं हाउस, वो सारे नरे आज तक उनमें एक कदम जो है, कोई एक कदम उन पर जो है प्रोग्रेस नहीं हुई है। मसला क्या है? मसला ये है कि अभी आप इनसे सवाल पूछ रही थी, इन्हें गाली देने में, इन्हें लोगों की पगड़ियां उछालने में, इन्हें लोगों को बुरा भला कहने में, लोगों की खामियां निकालने के अलावा दलील अब्बास से तो किसी को गाली नहीं दी है। कोई एक सेक्टर आप दिखा दें, कोई एक मामला दिखा दें जिसमें इन्होंने प्रोग्रेस की हो। ये भी दिखा रही थी कि हमारी इकानमी बेहतर है, ये कॉमन मैन जो है उससे पूछ रहे हैं कि आज महंगाई, अरबों रुपए की करप्शन जो है इन्होंने चीनी में इनके लोगों ने खाई है, जो प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। अरबों रुपए के पैसे खाए हैं दवाइयों में, जो प्राइम मिनिस्टर के नजदीक लोग बैठे हुए हैं। अरबों रुपए के लोगों ने पैसा खाया है गंदम में, जो उनके नजदीक बैठे हुए हैं। और अरबों रुपए का पैसा खा के पेट्रोलियम में अब नई टीम आ गई है। इतनी बड़ी करप्शन तो तारीख में कभी किसी हुकूमत ने नहीं की जितनी पीटीआई की हुकूमत 2.5 साल में। कैसे बदलेंगे इस टॉक्सिक नैरेटिव को जो आपके खिलाफ अपोजिशन ने बना दिया? देखिए, मैं चूँकि जब खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत थी तो मैं, मेरा ख्याल है, वाहिद स्पोक्स पर्सन थी, क्योंकि मैं खैबर पख्तूनख्वा में हेल्प भी कर रही थी। मैं 5 साल आती रही हूँ, और आप यकीन माने 3.5 साल इससे बदतर हमारी होती थी। बेचारा परवेज़ खटक को कहा जाता था, जो नाम उसके लिए जाते थे कि जी ये इतना स्लो है, ये है, वो है। लेकिन जब वहाँ रिफॉर्म्स नजर आने शुरू हुए, रिफॉर्म्स 3रे-4थे साल नजर आते हैं। जब एजुकेशन में, हेल्थ कार्ड नहीं पहले आया, 3 साल लगे।
उसके बाद अल्लाह माफ आपको करे। नजर आना शुरू हुआ और वही परवेज खटक जिसके जो जो नाम लिए जाते थे वक्त खत्म वो हो गया। वो आपको नजर वो आएगा। नजर आ सकता है। वक्त खत्म हो गया। ये बहस आपने देखी, फैसला आपका है। फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।